नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब औलाद ने जायदाद की खातिर अपने जिंदा बाप को मरा हुआ घोषित कर दिया, तो बाप ने भी अपनी औलाद को एक ऐसा सबक सिखाया कि बच्चों के होश ठिकाने आ गए। तो आइए जानते हैं आज की कहानी। आज शाम को घाट पर मैं यूं ही टहलने के लिए गया हुआ था कि मैंने देखा कि उसके दूसरे छोर पर एक बुजुर्ग बूढ़े बाबा वहां पर खड़े हुए थे। मैं उनसे कुछ कहता कि उससे पहले ही उन्होंने गंगा में छलांग लगा दी, और जैसे ही मैंने देखा मैं भी गंगा में कूद पड़ा और जैसे तैसे करके मैंने उनकी जान बचाई। जब मैं बाहर निकला तो देखा कि उनके गले में एक अजीब सा पट्टा पड़ा हुआ था, जिस पर लिखा था कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। जब मैंने बाबा को गंगा से बाहर निकाला तो उस समय उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उनसे कुछ भी पूछ पाता। मैं उन्हें अपने घर ले गया। जब उनकी थोड़ी सी देखभाल की, उसके बाद उन्हें होश आया, और जब उन्हें होश आया तो उनसे पूछने पर वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तब मैंने उन्हें सांत्वना दी और फिर पूछा, तो उनके बताने पर मुझे पता लगा कि उन्होंने अपने गले में वह पट्टा क्यों डाल रखा था। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि उन बाबा का नाम रामदीन था और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत बहुत समय पहले ही हो चुका था। उनके एक बेटा और एक बहू ही थी जिसके साथ वह रहते थे। हालांकि बेटे और बहू ने कभी भी उनसे कुछ न कहा। एक दिन बेटे और बहू ने रामदीन जी से कहा कि पिताजी, चलिए क्यों ना आज गंगा स्नान कर लिया जाए। बहुत दिनों से हम लोगों ने कोई पूजा पाठ का काम भी नहीं किया है। जब से मम्मी जी की मौत हुई है, आप कहीं घूमने भी नहीं गए हैं, तो क्यों ना इसी बहाने कुछ धार्मिक काम भी कर लिए जाएंगे। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और हमारा भी घूमना हो जाएगा। रामदीन जी बेटे और बहू की बात मानकर उनके साथ गंगा स्नान के लिए चले आए। पर उन्हें क्या पता था कि जो बेटे और बहू उन्हें यहाँ लेकर आए हैं, उनके दिमाग में तो कुछ अलग ही बात चल रही है। तो फिर हुआ यूं कि बेटे और बहू बैठे हुए थे गंगा के घाट पर, और रामदीन जी गंगा जी में नहाने के लिए चल पड़े। बहू फोटो खींचने में व्यस्त थी और बेटा फोन पर किसी से बात कर रहा था कि तभी अचानक से रामदीन जी को ऐसा लगा कि उनका पैर पकड़कर किसी ने खींचा हो, और देखते ही देखते रामदीन जी गंगा जी में डूब गए। बेटे और बहू ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें ढूंढ न सके। अब बेटे और बहू चिल्लाते रह गए, लेकिन रामदीन जी का कोई अता पता न चला। कुछ दिन बाद जब रामदीन जी अपने घर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ जो देखा, उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ पर उनके बेटे, बहू और उनके रिश्तेदारों के द्वारा उनका अंत्येष्टि संस्कार किया जा रहा था। उनकी फ़ोटो पर हार चढ़ाया जा चुका था। सभी मेहमान इकट्ठे हुए थे। जब रामदीन जी ने वहाँ जाकर कहा कि बेटा, यह तुम क्या कर रहे हो, मैं अभी जिंदा हूँ, तो उनके बेटे ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह उनके पिता हैं। रामदीन जी सबके आगे रोते गिड़गिड़ाते रहे, यहाँ तक कि उनके जिगरी दोस्त, जो कि उनके बचपन का दोस्त था, जिसका नाम श्यामलाल था, उसने भी उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अब रामदीन जी सबसे कहते कहते थक गए कि मैं जिंदा हूँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मेरा संस्कार क्यों किया जा रहा है। लेकिन
किसी ने भी उनकी इस बात पर यकीन नहीं किया। अब रामदीन जी अपने बेटे के आगे पहुँचे और उससे कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, रामदीन। तब उनका बेटा उनके आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, बाबा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? देखो, इनकी शक्ल मेरे पिताजी से कितनी मिलती है। इतने में ही बहू भी बोल उठी, बाबा, आप जो भी हैं, मैं मानती हूँ कि मेरे पिताजी का चेहरा आपसे बहुत मिलता जुलता है। और भगवान की लीला भी देखिए कि उन्होंने हमारे बाबूजी को हमसे छीन लिया और आपको यहाँ भेज दिया। लेकिन आप हमें पूजा करने दीजिए, वरना हमारे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उनका बेटा उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, आप आइए, बाहर आइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। तब रामदीन जी को अपने बचपन का दोस्त श्यामलाल दिखाई दिया, तो वह उसके गले लगकर कहने लगे, श्यामलाल, कम से कम तुम तो मुझे पहचानने से इनकार मत करो। कम से कम तुम तो मुझे पहचानो। मैं हूँ तुम्हारे बचपन का दोस्त रामदीन। मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। तब श्यामलाल ने रामदीन जी को अपने गले से हटाकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे कौन हो भाई तुम? मेरे गले क्यों पड़ रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। और मेरे बचपन का दोस्त, वह तो मर चुका है। तब रामदीन जी चिल्लाते हुए श्यामलाल से बोले कि कितने पैसे में बिक गया है तू श्यामलाल? कम से कम तू तो मुझे पहचान। और यहाँ सब लोग जितने भी इकट्ठे हुए हैं, क्या तुम में से कोई भी मुझे नहीं जानता? जब वह अपनी बात को दोहरा कर चिल्लाने लगे, तो वहाँ पर ही उपस्थित एक वकील बोला कि चुप हो जाओ। अगर ज़्यादा झूठ बोलोगे तो मुझे मजबूरन तुम्हें यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। तब रामदीन जी ने कहा, अरे वाह वकील साहब, बहुत अच्छी बात कह रहे हो। कितने रुपए में बिक गए हो तुम, यह तो बताओ। तब रामदीन जी के बेटे ने उनका हाथ पकड़ा और बोला, बाबा, आप यहाँ आओ, यहाँ आकर बैठो। और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता हुआ बोला, सुमन, ज़रा एक गिलास पानी तो लाओ। रामदीन जी को पानी पिलाने के बाद, थोड़ी देर बैठने के बाद जब वे शांत हुए, तो उनका बेटा उनसे बोला कि बाबा, अब बताइए आप कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं? उनकी बहू बोली, कहीं आप यह सब हमारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना? हमारे बाबूजी तो मर चुके हैं, फिर वह जिंदा कैसे हो सकते हैं? और अगर आप हमारे बाबूजी हैं, तो जो मर गए, जिनका हम अंतिम संस्कार करके आए हैं, वह कौन थे? क्योंकि हमारे बाबूजी तो नदी में बह गए थे। तब रामदीन जी बोले, बहू, मैं कह तो रहा हूँ कि मैं ही रामदीन हूँ, फिर तुम लोग मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हो? मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम सब मिलकर मेरे साथ ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो। क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? यह बताओ। तभी रामदीन जी के दोस्त श्यामलाल जी ने उनके बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो कहता हूँ कि इस बहरूपिये को पुलिस के हवाले कर दो। जब 2 लठ लगेंगे ना, तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी और सही सही बता देगा कि आखिर यह है कौन। तभी रामदीन जी की बहू सुमन बोली, नहीं नहीं अंकल जी, इनकी शक्ल हमारे पिताजी से मिलती है, तो यह हमारे लिए हमारे पिताजी के समान ही हुए। देखिए बाबा, आप जो भी हैं, आप ऐसा कीजिए कि आज रात आप यहीं रुक जाइए, हमें भी अच्छा लगेगा। आप कल चले जाइएगा, मैं आपके लिए साफ कपड़े ले आती हूँ। सुमन इतना कहते हुए रामदीन जी के लिए साफ कपड़े लेने चली गई और रामदीन जी भी रात वहीं अपने घर में अपने बहू और बेटे के साथ रुक गए। अगली सुबह जब सुमन रामदीन जी के कमरे में
चाय नाश्ता लेकर पहुंची और उसने दरवाज़ा खोला तो सारा सामान फैला हुआ था। कपड़े, अलमारी, सब कुछ खुला हुआ था। सुमन घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाकर अपने पति को आवाज़ लगाने लगी। सुनिए, सुनिए किशोर, जल्दी आइए। देखिए ना, बाबूजी के कमरे में सब कुछ फैला हुआ है। पता नहीं वह बहरूपिया जाने क्या क्या चुरा कर ले गया होगा बाबूजी के कमरे से। मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि इस आदमी को अपने घर में रखना ठीक नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। अब देखिए ना, न जाने बाबूजी के कमरे से क्या क्या ले गया होगा। तब किशोर बोला, सुमन, वैसे भी बाबूजी के कमरे में इतना कोई ख़ास सामान नहीं था। तभी रामदीन जी की बेटी भी बोली, भैया क्यों ना हम पुलिस को फ़ोन कर दें। तो किशोर ने कहा, नहीं मधु, पुलिस अगर हमारे घर में आएगी तो हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी। वैसे भी बाबूजी के शक्ल के जैसे लगते थे, लेकिन देखो काम कैसा करके गए हैं। और वैसे भी कमरे में चुराने जैसा कुछ भी नहीं था। तभी किशोर के पास एक फ़ोन आया और किशोर सुमन से यह कहता हुआ चला गया कि सुमन, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। अब किशोर ने गाड़ी उठाई और वह कहीं चला गया। गाड़ी के पीछे पीछे रामदीन जी छुपकर देख रहे थे कि आखिर किशोर गया कहाँ है। जैसे ही किशोर एक ऑफिस में पहुंचा तो पीछे पीछे रामदीन जी भी वहां पहुंच गए और किशोर से बोले, तुमने मेरे आईडी और पेपर्स कहाँ छुपा दिए हैं? तुम सब घर वाले मिलकर मेरे साथ कैसा खेल खेल रहे हो? आखिर क्यों तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? कि इतने में ही किशोर तेज़ आवाज़ में बोला, क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप? बल्कि उल्टा आप हमें परेशान कर रहे हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो आप? अभी तो मेरे पिताजी की आत्मा को शांति भी नहीं मिली होगी। वैसे भी मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरा पीछा करना छोड़ दो। किशोर ने इतना कहा ही था कि रामदीन जी उस पर चिल्लाते हुए बोले, किशोर, नरक में जाएगा तू, नरक में, जो मुझे जिंदा होते हुए भी मार रहा है। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, आपको मुझसे एक भी रुपया नहीं मिलने वाला है। हाँ हाँ, मैं भी देखता हूँ तो मेरी पहचान मुझसे कैसे छिपाता है। रामदीन जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए किशोर से कहा, अगर मैं आपको उसी दिन पुलिस के हवाले कर देता तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। एक तो मैंने आपकी उम्र का लिहाज किया और ऊपर से आपकी शक्ल मेरे पिताजी से इतनी मिलती जुलती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए और जहाँ से आप आए हैं वहीं पर वापस लौट जाइए। किशोर ने रामदीन जी से कहा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। रामदीन जी बेचारे क्या ही कहते। जब वह वहाँ पहुँचे, जब वह अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा, बहू और उनकी बेटी तीनों गरीबों को कपड़े बांट रहे थे। जो कपड़े रामदीन जी के पहने हुए पुराने कपड़े थे, और वह कह रहे थे कि यह हमारे पिताजी की यादों से जुड़े हुए हैं। अब रामदीन जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बेटे, बहू और बेटी उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों वह तीनों उन्हें जीते जी मुर्दा साबित करने पर तुले हुए हैं। अब रामदीन जी ने इस बात का पता लगाने की ठान ली। अगले दिन रामदीन जी चुपकर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि किशोर अपने वकील और रामदीन जी के दोस्त के साथ मिलकर बैठकर हंस रहा था और शराब भी पी रहा था। वह वकील से कह रहा था कि वकील साहब, अब बस जल्दी से आप सारी जायदाद मेरे नाम करवा दो, वरना तो मैं अपने बाप को सच में मार दूंगा। अपने बेटे के मुंह से यह सब बात सुनकर रामदीन जी को अपने कानों पर जैसे यकीन ही नहीं हुआ। पर जैसे भी
जैसे तैसे हिम्मत करके उन्होंने सोचा कि शायद मुझे गलतफहमी हो सकती है कि तभी पीछे से रामदीन जी की बेटी भी बोली कि भैया, सारी जायदाद अपने नाम ही करवा लोगे क्या? जायदाद में मेरा भी हिस्सा चाहिए मुझे। तब हंस करके किशोर ने कहा, अरे हाँ हाँ बहन, याद है मुझे। किशोर ने कहा। तो वकील किशोर से बोला, अरे हाँ किशोर जी, थोड़ा सा समय तो दीजिए मुझे। अब सरकारी कामकाज है और प्रॉपर्टी का मामला भी, तो उसको आपके नाम करवाने में कम से कम 1 महीने का समय तो जाएगा ही ना। तभी पीछे से सुमन बोली, ओहो वकील साहब, आपको जो भी करना है, जैसे भी करना है, बस थोड़ा जल्दी कीजिए, क्योंकि अब यह बुढ़ा मेरे सिर पर भूत बन के खड़ा है। अब मुझे यह एक और दिन बर्दाश्त नहीं होता। बस जल्दी से सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करवा दीजिए। यह सब सुनकर रामदीन जी को अपने कानों पर विश्वास ही न हुआ। क्या यह बहू और बेटे वही बहू बेटे हैं जो ज़माने के सामने मेरी मौत पर इतना झूठ रो रो कर दिखा रहे थे, और पीछे से यह मेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं? इतना सब कुछ सुनकर सहना रामदीन जी के लिए बहुत पीड़ाकारी ही था कि तभी पीछे से श्यामलाल, जो कि रामदीन जी का दोस्त था, वह भी बोल उठा, अरे भाई, अपनी जायदाद के चक्कर में मेरा हिस्सा मत भूल जाना। और सभी लोग इतना कहकर खिलखिलाकर हंसने लगे। जब अपनी औलाद ही सगी नहीं रही तो बेटा, फिर मैं किसी और पर भरोसा करूं कैसे? उन्होंने मेरे सारे कागज़ और सारी चीज़ें जिससे मैं अपने आप को जिंदा साबित कर सकता था, पता नहीं जाने कहाँ गुम कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी मौत का झूठा डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। अब तू ही बता, मैं ऐसे में क्या करूं? रामदीन जी की बात सुनकर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या सच में औलाद जायदाद के लिए अपने माँ बाप को, अपने जिंदा बाप को मार भी सकती है? बस फिर क्या था, मैंने रामदीन काका के बेटे और बहू की अकल ठिकाने लगाने की मन में ठान ली और रामदीन काका को ढांढस बंधाते हुए कहा, काका, आप अगर मेरा साथ देंगे तो मैं आपके बहू और बेटे की अकल को ठिकाने लगा सकता हूँ, और आपके साथ उन्होंने जो किया है उसकी सज़ा भी उन्हें दिलवानी ही होगी। रामदीन काका भी इस बात के लिए तैयार हो गए और फिर मैंने सारी बातों का पता लगाना धीरे धीरे शुरू कर दिया। पहले तो शुरुआत में हम पुलिस के पास गए। जब हम पुलिस को लेकर रामदीन काका के घर पहुँचे तो उनके बेटे और बहू ने बड़ी ही सफाई के साथ झूठ बोल दिया और रामदीन काका का डेथ सर्टिफिकेट भी दिखा दिया। पुलिस वालों ने हमसे रामदीन काका के होने का सबूत मांगा, क्योंकि रामदीन काका के बेटे और बहू उनके कागज़ों को पहले ही इधर उधर कर चुके थे। तो यह साबित करने के लिए कि यही रामदीन काका हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हालांकि रामदीन काका पुलिस वालों के सामने बहुत रोते फिफियाते रहे कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, यह सब मेरे बहू बेटों की चाल है। पर उस समय पुलिस वालों ने हमें यह कहकर वहाँ से भगा दिया कि अगर ज़्यादा ड्रामा किया ना तो 420 के आरोप लगाकर जेल में डाल दूंगा। आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। हम दोनों की ही समझ में आ गया था कि जब तक हम दोनों के पास सबूत नहीं होंगे तब तक पुलिस भी हमारे साथ नहीं दे सकती। तो फिर हम दोनों ने ही तय किया कि हमें कुछ करना ही होगा, और धीरे धीरे हमने और सारी बातों का पता लगाते लगाते हम जहाँ तक पहुँचे वह एक कड़ी थी। रामदीन काका के दोस्त श्यामलाल, पहले तो श्यामलाल काका से बात करने पर मुझे उन्होंने कुछ भी ना बताया, पर फिर जब मैंने उन्हें रामदीन काका के बारे में बताया कि वह
इस तरीके से गंगा में कूदकर आत्महत्या करने वाले थे, तो उनसे यह बात सुनकर बर्दाश्त न हुआ। लेकिन फिर भी पैसे का लालच है ही ऐसा कि उसके सामने सब रिश्ते नाते फीके पड़ जाते हैं। बस वैसा ही कुछ श्यामलाल जी के साथ भी था। वह अपने दोस्त रामदीन जी की स्थिति के बारे में जानकर उस समय थोड़ा दुखी तो हुए, जो कि उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर मुझे साफ समझ में आ रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने इस बारे में मेरी किसी भी प्रकार से मदद करने के लिए साफ साफ मना कर दिया और मुझसे कहा कि मैं उनके घर से तुरंत निकल जाऊं, वरना वे फिर से पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवा देंगे। मैं भी उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था और इसीलिए वहाँ से चुपचाप निकलने लगा कि तभी मेरे दिमाग में एक बात आई। मुझे लगा कि हो सकता है अपनी दोस्त की स्थिति के बारे में सोचकर इनका मन बदल जाए। तो मैं श्यामलाल काका के सामने अपना कार्ड रखते हुए बोला, ठीक है काका, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर यह कार्ड आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आपको लगे कि आपको आपके दोस्त की मदद करनी चाहिए या फिर इंसानियत के नाते आपको कभी ऐसा लगे कि आप जो कर रहे हैं वह पाप है और इसके बाद आप कभी भी सुख से नहीं रह सकते, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको मेरी मदद करनी चाहिए, तब आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। इतना कहकर मैं वहाँ से निकल गया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ कि अचानक एक दिन मुझे श्यामलाल काका की कॉल आई और वह मुझसे बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने रामदीन के साथ बहुत गलत किया है और मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और शायद यह सब मेरे पापों का ही फल है। दरअसल वह मुझसे मिलना चाहते थे और कुछ बताना चाहते थे। जब वह मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई कि वह मेरे मुंह से रामदीन काका की आत्महत्या की बात सुनकर दुखी तो थे ही, लेकिन हद तो तब हो गई जब श्यामलाल काका ने रामदीन काका की बहू सुमन को अपने पति किशोर से यह कहते हुए सुन लिया कि किशोर, किसी दिन अपने बुढ़े बाप की तरह इस श्यामलाल को भी ठिकाने लगा दो। कभी इसने किसी के सामने कुछ कह दिया तो हम तो पकड़े जाएंगे। और उस दिन श्यामलाल काका को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह खुद से चलकर मेरे पास आए। हम सब ने मिलकर रामदीन काका के बहू और बेटे की अकल ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान बनाया और प्लान के अनुसार रामदीन काका को उन्हें अपने घर भेजा, जहां पर उनके बहू, बेटे, वकील और श्यामलाल काका उनके साथ बैठे हुए थे, क्योंकि सुमन और किशोर को यह पता ही नहीं था कि श्यामलाल काका हमसे मिल चुके हैं। तो वह सब आपस में बैठकर बातें कर ही रहे थे कि अचानक से रामदीन काका एक बड़ा सा छुरा लेकर उनके घर पहुंचे और किशोर से कहने लगे, क्यों किशोर, बताओ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तब किशोर बोला, बुड्ढे चला जा यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूँगा। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप मर चुका है। तब किशोर के पिताजी यानी रामदीन काका ने कहा, अच्छा मैं मर चुका हूँ ना, तो फिर ठीक है, आज मैं तुम सबको मार दूँगा और फिर तुम लोग कैसे साबित करोगे कि एक मरे हुए आदमी ने तुम्हारे सारे घर के लोगों को मार दिया है? इस बात को सुनकर पहले तो किशोर और सुमन, वकील और उसकी बेटी, सभी को यही लगा कि रामदीन काका जैसे पागलपन में यह सब बातें कर रहे हैं। फिर जब रामदीन काका ने चाकू उठाकर इधर उधर चलाना शुरू किया
तो सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। तब रामदीन काका ने कहा, कोई अगर यहाँ से हिला तो मैं श्यामलाल को मार दूंगा। और फिर प्लान के मुताबिक जैसे ही किशोर और सुमन इधर उधर भागे, तब रामदीन काका ने चाकू का एक बार श्यामलाल काका के ऊपर किया और श्यामलाल काका खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े। अब तो वहां पर जो भी लोग मौजूद थे, सुमन, किशोर, रामदीन काका की बेटी मधु और वकील, सबके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि पहले उन्हें विश्वास नहीं था कि रामदीन काका श्यामलाल काका को मार भी सकते हैं। लेकिन जब श्यामलाल काका को उन्होंने देखा कि वो ज़मीन पर गिरे पड़े हुए हैं और उनके चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है, तभी सब लोग बहुत ही घबरा गए। तब रामदीन काका ने वकील की तरफ चाकू करते हुए कहा, हाँ वकील साहब, आप बताइए कि कैसे साबित करेंगे कि यह खून मैंने किया है, क्योंकि एक मरा हुआ आदमी तो कभी किसी का खून कर ही नहीं सकता ना। फिर जैसे ही रामदीन काका ने चाकू अपने बेटे किशोर की तरफ किया तो किशोर हाथ जोड़ते हुए बोला, पिताजी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, यह सारा कसूर इसका है। सुमन की तरफ इशारा करता हुआ किशोर बोला, अच्छा, सारा कसूर मेरा है? मैंने तो यह भी कहा था कि इस बुढ़े को वहीं घाट पर मार दो, फिर क्यों नहीं मारा? अब आज तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से हम सब लोग फंस गए। अगर तुम इस बुढ़े को तभी मार देते तो कितना अच्छा होता। कि तभी किशोर ने एक जोरदार तमाचा सुमन के मुंह पर जड़ दिया। चुप, सारा दिन बड़बड़ करती रहती हो, मैंने तो इनको मारा था, अब यह बच गए तो मैं क्या करूं? रामदीन काका आश्चर्य की नज़रों से अपने बेटे किशोर की ओर देख रहे थे, क्योंकि अब तक उन्हें सिर्फ यही पता चला था कि उनके बेटे और बहू ने जायदाद को पाने के लिए केवल कागज़ों में उन्हें मार दिया है। पर वह इस सच्चाई से अनजान थे कि उनके बेटे और बहू ने उनके साथ आखिर क्या किया है। असली सच्चाई तो अभी खुलनी थी। दरअसल जिस शाम को किशोर और सुमन रामदीन काका को घाट पर नहाने के बहाने से लेकर गए थे, तब रामदीन काका ना तो गंगा में खुद से डूबे थे, ना ही वे खुद गिरे थे। दरअसल यह सब किशोर और सुमन की सोची समझी प्लानिंग थी और मौत के डर से उसने सारे राज को सबके सामने खोल दिया। जब रामदीन काका गंगा जी में स्नान करने के लिए गए थे, तब पीछे से किशोर भी उनके पीछे पीछे ही चला गया। जैसे ही रामदीन काका नहाने के लिए गंगा जी में अंदर घुसे, किशोर ने गंगा जी के अंदर घुसकर पीछे से रामदीन काका के पैरों को खींच दिया, जिससे सबको यह लगा कि रामदीन काका गंगा जी में डूब चुके हैं और बहू बेटे रामदीन काका से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने नाटक ही इस तरीके से किया था कि वह सब लोगों के सामने फूट फूट कर रो रहे थे, जबकि यह सब उनके बेटे और बहू की सोची समझी प्लानिंग थी। पहले तो किशोर को लगा कि रामदीन काका सच में मर गए और गंगा की लहरों के साथ कहीं बह गए, लेकिन रामदीन काका को सामने देखकर फिर किशोर कुछ नहीं कर पाया था, वरना उनका तो प्लान ही था कि रामदीन काका को मारकर उनकी सारी जायदाद वे सब आपस में बांट लें। जब किशोर ने अपने मुंह से सच्चाई बताई, तब मैंने उसकी एक वीडियो बना ली थी और पुलिस के पास फ़ोन भी कर दिया था कि तभी रामदीन काका ने श्यामलाल काका को आवाज़ लगाई, उठ जा श्यामलाल, तेरा काम हो गया। जब श्यामलाल काका उठे तो सब लोग अचंभे में पड़ गए कि रामदीन काका ने तो
श्यामलाल काका को मार दिया था, फिर यह जिंदा कैसे बच गए? तब श्यामलाल काका ने मधु, सुमन और किशोर के बीच में की जाने वाली सारी बातों को बताया कि कैसे वह श्यामलाल काका को मारने की भी प्लानिंग कर रहे थे और सही समय रहते श्यामलाल काका को अकल आ गई और उन्होंने रामदीन काका का साथ दिया, जिससे उन तीनों के खिलाफ हमें सबूत मिले और हमने इसको उन सबूतों को देकर रामदीन काका को फिर से जिंदा घोषित करवाया, वरना उनके बहू बेटों ने थोड़े से पैसे और जायदाद के लिए उनके साथ क्या कुछ नहीं किया। अब रामदीन काका अपने दोस्त श्यामलाल के साथ हंसी खुशी उस घर में रहते हैं और गरीब बच्चों की बहुत मदद भी करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में जो श्यामलाल का किरदार है उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा विश्वासघात ना करें, क्योंकि जब वह औलाद अपने माता पिता की सगी ना हो सकी तो वह श्यामलाल की सगी भला कैसे हो सकती थी। तो दोस्तों, ऐसे ही घटिया मानसिकता वाले लोगों से बचने और समाज को बचाने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके खुद भी दूर रहें और अपने परिवारजनों को भी दूर रखें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ एक ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।